आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है कि आज की वीडियो में डायरेक्टली मार्केट्स की बात नहीं करूंगा। पहले बात करूंगा इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर की। तो कुछ मिनट्स लगेगी, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, मुझे नहीं पता। लाइव बात करने वाला हूँ। अगर आप सिर्फ मार्केट अपडेट देखना चाह रहे हो, मैंने वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आप थोड़ा आगे फॉरवर्ड करके मार्केट्स को देख सकते हैं। लेकिन मैं पहले बात करूंगा ऑपरेशन के बारे में जो हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच, फायर, अमेरिका का रोल, सब चीज़ों के मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट या आने वाले वक्त में इंडियन इकोनॉमी को ये चीज़ें कैसे इम्पैक्ट कर सकती है, पहले इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हल्की सी एक स्टोरी को रिवाइंड कर लेते हैं। 22 अप्रैल को एक आतंकवादी हमला होता है इंडिया में। पहलगाम के अंदर 26 सिविलियंस को टेररिस्ट जो है बहुत अनफॉर्चुनेट तरीके से उनको मारते हैं। इस चीज़ के बदले में भारत रिटेलिएट करता है और 7 मई की रात में पाकिस्तान के दो लोकेशंस पर कई सारे टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक करता है, बहुत प्रिसाइजली ये ध्यान रखते हुए कि सिविलियंस को कोई नुकसान ना हो। पर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आता है कि नहीं, हमारे तो जो 30 लोग मरे हैं वो सिविलियंस है। और मैं पाकिस्तान की बात से सहमत भी हूँ कि वहाँ पर तो कई सारे आतंकवादियों को सिविलियंस ही मारे। तो उस तरीके से उन्हें लगा कि नहीं, ये तो हमारे आतंकवादियों के ऊपर अटैक हो गया, ऐसा कैसे, अब हम कैसे जो है टेरर कैंप्स या प्लान कर पाएंगे। के बदले पाकिस्तान ने बोला कि हम रिटेलिएट करेंगे। सबसे पहला रिटेलिएशन एज पर कॉन्फ्रेंस जो अभी खत्म ही हुई है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आर्मी की, तो उन्होंने इमीडिएट उन टेररिस्ट जो अटैक्स हुए उसके बदले ही एक रिटेलिएशन दिया। दैट वाज फाइन। इंडिया ने कहा कि ठीक है, आपने रिटेलिएशन कर लिया, फाइन है। हमने टेररिस्ट कैंप उड़ाए थे, आपको उसका गुस्सा आया, आपने बदले में कुछ फायरिंग एलओसी पर कर दी, इट इज़ ओके, इतना ठीक था, आगे मत बढ़िए। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, रिटेलिएशन में जो अटैक करता है वो डायरेक्टली सिविलियंस पर करता है। जम्मू कश्मीर से लेके कुछ यानी कि गुजरात तक लगातार पूरे के पूरे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अटैक होते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात ये होती है कि उसके अंदर सिविलियंस की जाने जाती हैं। इसके बदले इंडिया क्या बोलता है कि हमें रिटेलिएशन करना पड़ेगा। फिर पाकिस्तान एक लगातार ड्रोन से अटैक करता है, बहुत सारी वेव्स, हम लोगों ने सबने वीडियो देखी। भारत उसको सबको डिफेंड करता है। एंड देन नेक्स्ट डे जब भारत को जवाब देना ही मजबूरी हो जाता है तो भारत फिर से अटैक करता है और पाकिस्तान के बहुत सारे एयरबेस तबाह हो जाते हैं। सेम प्रोसेस अगले 2 दिन चलता है। पाकिस्तान अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कोशिश करता है, 2 दिन चलो हम कुछ ना कुछ बड़ा भारत के अंदर मार दे जिसको हम कह देंगे कि हमने विक्ट्री अचीव कर ली। आप सब लोगों ने सारी न्यूज़ देखी होगी। उसके बाद क्या होता है, 2 दिन भारत क्या करता है, भारत रिटेलिएशन में फिर से ध्यान रखता है कि सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचे और भारत अपने फोकस्ड अटैक करता है पाकिस्तान के एयरबेस पर। पाकिस्तान के एयरबेस तबाह हो जाते हैं। वेस्टर्न लाइन के लगभग 10 से 11 एयरबेस के रनवे तबाह, के कमांडिंग सेंटर तबाह। तो अब पाकिस्तान को पता चल गया, जब प्लेन उड़ाने के लिए जगह ही नहीं है तो जेट प्लेन से अटैक करें कैसे। और फिर पाकिस्तान का कॉल जाता है यूएस के पास कि ठीक है जी, हमारा हो गया, हमने 2 दिन कोशिश करी, कुछ बड़ा करते हो नहीं पाया, अब युद्ध के लिए, विराम के लिए तैयार है। अमेरिका इंडिया को कॉल करता है, पाकिस्तान तैयार है बात करने के लिए। भारत बोलता है कि चलो ठीक है, बात कर लेते हैं। और फिर 10 तारीख को यानी कि कल 1 बजे दोपहर में पाकिस्तान के डीजीएमओ होते हैं, वो मतलब मिलिट्री ऑपरेशन के जो डेप्यूटी जनरल होते हैं, वो कॉल करके बोलते हैं भारत के डीजीएमओ को, भाई हो गया हमसे, अब और नहीं हो रहा, चलो खत्म करते हैं। इंडिया बोलता है कि ठीक है, यहाँ पे सीज फायर करते हैं और कल सीज फायर का अनाउंसमेंट हो जाता है। अब इससे बहुत सारे लोगों के अंदर गुस्सा है, बहुत सारे लोगों के अंदर खुशी, दोनों तरह के इमोशंस हैं। हम लोगों के हैं क्योंकि 2 दिन से हम लोगों के इमोशंस इतने हाई थे, लग रहा था इस बार तो पीओ के या लाहौरी उठा के ले आएंगे ना। सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि मोदी जी इस बार पीओ के निपटाई लो। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, मेरे खुद के भी इमोशंस थे, मैं भी चाह रहा था कि इस बार कर ही दो। बट देखो सीन क्या है ना, कि अब इस पूरे बातचीत के दौरान आप लोगों ने एक दो चीज समझी होगी, कुछ सिविलियंस की जान गई और आई थिंक दो दो बीएसएफ, आई एम नॉट श्योर, मैंने एग्जैक्टली पूरी तरह से न्यूज पढ़ा भी, क्लियर भी नहीं हुआ था। तो हमारे बीएसएफ के ऑफिसर, कुछ सिविलियंस, एक एडमिनिस्ट्रेशन के, कल जम्मू कश्मीर में राजा जी, सब लोगों की भी जाने चली गई। तीन क्या है, देखो हम लोग जब अब ऐसे स्टेट्स में होते हैं ना जो बॉर्डर स्टेट नहीं है, हम लोगों को लगता है कि यार देखो युद्ध करना तो नहीं चाहते, जब हो गया तो कर दो। लेकिन आपको क्या लगता है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है। आपको पता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी देश ने किसी ऐसी कंट्री के ऊपर अटैक किया जो न्यूक्लियर पावर और उसे हराया हो, तो भारत ने किया है। और एक्चुअली में कोई हार जीत नहीं हुई है। पाकिस्तान ने कोशिश करी भारत को उकसाने की या वापस से बदला लेने की, वो ले नहीं पाया, आप ऐसे बोल सकते। तो पहली बार किसी न्यूक्लियर कंट्री को अटैक करके एक तरह से जीत आकर उसको शांत भी कर दिया गया है। ठहर जाओ, युद्ध के बारे में मत सोचो, अपने आप को न्यूक्लियर पावर मत समझो, युद्ध में किसी का फायदा नहीं है। ये चीज आई थिंक पाकिस्तान को समझ में आ गई होगी। तो अब आप देखो,
हमारे लिए तो ये नंबर्स है ना, 15-20 सिविलियंस की जान चली गई, लेकिन हर एक इंसान की जान इंपॉर्टेंट होती है, हर एक आर्मी पर्सनल की जान इंपॉर्टेंट होती है, हर एक आर्मी ऑफिसर की जान इंपॉर्टेंट। तो हम किसी को करके कि अगर आर्मी पर्सन की जान गई है ना, वो जाया नहीं जा सकती। ये युद्ध तो कोई रास्ता नहीं है, मैं कभी भी नहीं चाहता कि इट इज़ बेटर कि हम अगर पीओके लेना भी चाहते हैं तो बहुत सारे इकोनॉमिक फ्रंट या इकोनॉमिक तरीके निकाले जा सकते हैं जहाँ से वो कैप्चर किया जा सके, ना आई होप क्या वो जल्दी ही करेगा। तो पहले तो हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है, युद्ध से कुछ नहीं मिलेगा, तो सीज फायर ज़्यादा बेहतर है। कम टाइम में हो गया, बहुत बढ़िया चीज़ है सर। अब आप देखो, भारत ने यहाँ पर अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए, भारत ने अपने साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए, भारत ने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए, जो पॉलिटिक्स के ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए। इतना काफ़ी है, ये जीत काफ़ी है मेरे हिसाब से। ज़बरदस्ती इनोसेंस लोगों की जान खतरे में डाली जाए कि वैसे भी आप एक चीज़ जो सामने वाला, अब लोग बोल रहे हैं कि नहीं जी अटैक कर दो, पाकिस्तान को पूरा तबाह कर दो, कैसे पॉसिबल है? आपको क्या लगता है न्यूक्लियर अटैक? आप लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर अटैक करेगा तो इंडिया वहीं डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो न्यूक्लियर अटैक से डरना नहीं है। सर आपको ही तो ऐसा लग रहा है, आप सोच के देखिए, अगर लाहौर इतना पास है ना, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब लाहौर में भी फट जाए ना, वो चाहे पाकिस्तान का खुद का हो या भारत का हो, तो भी आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर के कई हिस्से तबाह हो जाएंगे। क्या आप ये बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्लियर वॉर या वॉर कोई सोल्यूशन नहीं होती मेरी नज़र से है, मैं आपको पहले ही बता दूं। लगता है कि आपके विचार अलग हों, आप बेफिक्र होकर कमेंट करके मुझे बता सकते हो। गाली गलौज मत करना भाई, ना दूसरे किसी को रिप्लाई करते हुए ना मुझे। अगर करोगे तो देखो मैं हाइड कर दूंगा, आपको चैनल से ओपनली बोल रहा हूँ। आप अपने विचार रख सकते हो जैसे मैं रखूँ, तो मेरे हिसाब से ये सही रहा। बात करते हैं इकोनॉमी में इसका बेनिफिट कैसे हो सकता है, या इंडिया ने ऐसे कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करे इसके लिए हमें इस सीज फायर के लिए भी खुश रहना चाहिए। तो आप देखो, पहला चीज, चाइनीज डिफेंस सिस्टम। बहुत सारे लोग अभी तक इंडिया से कोई भी मिलिट्री खरीदते थे, आप सोच कर देखो, चाइना से खरीदते थे। अब देखा, भारत ने तो सारी मिसाइलें पहुंचा दी पाकिस्तान में, तो चाइनीज डिफेंस सिस्टम क्या ही काम किया। तो बहुत सारे लोग अब उस चाइनीज डिफेंस सिस्टम को बाई करने के लिए अवॉइड करेंगे। भारत के पास ऐसे बहुत सारे मिसाइल्स एंड इक्विपमेंट इस वॉर के अंदर थे या 3 दिन के लड़ाई में थे, जो कि एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं आने वाले टाइम में। या कि एक्सपोर्ट, यानी कि जो आपका, आप कह सकते हो डिफेंस में जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। इंडिया के डिफेंस की कैपेबिलिटी लोग लोहा मानेंगे। बाकी देश भी सोचेंगे या इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जहाँ पर आप अटैक कर लोगे, या आप बहुत आगे जा चुके। तो आप डिफेंस के नज़रिए से, मिलिट्री नज़रिए से, और आपको जो टेररिस्ट कैंप्स उड़ाने थे, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जिन लोगों ने एग्जैक्टली पहलगाम का अटैक किया था उन लोगों को पकड़ के लाओ, तो यार देखो ये बहुत ही प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सी बात है। आपको कैसे पता, क्या पता उनमें से बहुत सारे लोग मर भी गए हैं। और आपको पता है पहलगाम के बाद भी खुद कश्मीर में भी बहुत सारे ऑपरेशन हुए थे, क्या पता उनमें से कुछ लोग मर गए हैं और कुछ लोग नहीं मरे हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उस पर्टिकुलर आतंकवादी को मारना, इंपॉर्टेंट है उनके हैंडलर्स को मारना, उनके जो मास्टर माइंड है उनको मारना, जिससे कि आगे ऐसे अटैक्स प्लान ना हो सके। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी हद तक हमने अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया, और पाकिस्तान को भी पता चल गया कि क्या आने वाले टाइम में नुकसान। पहला। दूसरा चीज, इंडस ट्रीटी। भारत ने साफ मना कर दिया है कि इंडस ट्रीटी को वो फॉलो नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान टेररिस्ट के साथ काम करना बंद नहीं करेगा। अब दोनों चीजें हैं, अब आपको भी पता है एक चीज तो होने वाली है नहीं, पाकिस्तान टेररिस्ट के साथ काम ना करे, ये तो बहुत रेयर है होने के लिए। तो इंडस ट्रीटी, इसका मतलब ये है कि अब खत्म है। तो भारत का कंट्रोल है सिंधु पर। अब लोग बोलेंगे पानी तो छोड़ दिया, भाई देखो नदी का पानी है, ऐसा तो है नहीं वो डैम लगा के रोक के कहीं इधर बहा देंगे, है ना, कि गंगा यमुना में मिला दो पानी को, एक दिन में तो ऐसा होगा नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पढ़ते हो, पढ़ाई पे ध्यान देना, थोड़ा सा आर्टिकल्स पढ़ो। भारत 5 ऐसे प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है सिंधु और पहले से, जिसके अंदर बिजली बनाई जा सके, और उसके अंदर पानी की कमी थी, क्योंकि सिंधु समझौते की वजह से, जो इंडस्ट्री है उसकी वजह से भारत को वो पानी वहां नहीं कर पा रही थी, और हमें वो बेनिफिट या वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। अब भारत के पास मौका है उन प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने का। धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, साल 2 साल 3 साल लगेगा, इस पानी को डाइवर्ट किया जाएगा, और भारत को जितना पानी चाहिए भारत उतना पानी यूज, सारे प्रोजेक्ट चला सकता है। और जो बचेगा वो तो देखो बहाना ही पड़ेगा, नेचर है, आप नेचर के अगेंस्ट थोड़ी जा सकते हो। अब आप बोलो कल को मोदी जी जो है हिमालय काट के चाइना से रास्ता बना दो, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। पानी के बहाव को रोका नहीं जा सकता। इस ट्रीटी के टूटने से पानी के बहाव पर कंट्रोल किया जा सकता है। कितना पानी भेजना है, कब भेजना है, ये भारत डिसाइड करेगा।
जो अभी तक नहीं कर सकता था। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी प्रोजेक्ट्स यहाँ से बनने वाले हैं। बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। ये भारत ने मौका देखते ही सबसे पहले इंडस ट्रीटी को एंड किया था। लोगों को लग रहा था कि ये तो एक रिपल्सिव एक्शन है, पानी को तो रोक नहीं सकते, फायदा क्या है, बट इट वॉज अ वेरी गुड इकोनॉमिक एक्शन। अब आप लोगों को सोचना उन प्रोजेक्ट से किन स्टॉक्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, आप वहां से ध्यान दे सकते। तीसरा, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम, अब लोगों को भी पता है कि इंडिया ने जो ऑपरेशन किया है उतना प्रिसाइज किया है, सारे देशों को पता तो है ही ना। अब पाकिस्तान कितना भी बोल ले, फ्रंट पे चाइना कितना भी बोल ले, फ्रंट पर टर्की कितना भी बोल ले, अमेरिका कितना भी बोल ले कि चलो जो हुआ सो हुआ, सबको पता है कि टेररिस्ट कैंप उड़ाए गए। तो ये इंडिया के एक पोटेंशियल लीडर बनने और इंडिया का आप कह सकते हो वर्चस्व बनाने में बहुत काम आएगा। तो वो पता चलेगा कि इंडिया की ताकत क्या है, कितने प्रिसाइज तरीके से अटैक कर सकती है और इंडिया कितना इंडिपेंडेंट है। उसने ये चिंता किए बिना कि सामने वाली कंट्री अटैक कर सकती है, ये चिंता किए बिना कि भारत के ऊपर सैंक्शन लग सकते हैं, चिंता किए बिना अटैक किया, उसको 3 दिन के अंदर सामने वाले कंट्री को अपने घुटनों पर ले आया। आप लोग इसका महत्व नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन इससे भारत का ओरा बहुत बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रहा मोदी जी का ओरा बढ़ता है, नहीं, इससे भारत का ओरा बढ़ता है। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, कल कोई और होंगे, लेकिन वो भारत के प्राइम मिनिस्टर होंगे और वो ओरा बढ़ता है। ठीक है। चौथा चीज कि भारत का पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल जो सीन है वो कैसे स्ट्रांग होता है। इस चीज से देखो क्या हुआ कि भारत को रशिया ने डायरेक्ट सपोर्ट किया, आप एक चीज देख पा रहे होंगे। चाइना ने पाकिस्तान को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं किया। न्यूज आई, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला कि चाइना हमें सपोर्ट कर रहा है। अरे फॉरेन मिनिस्ट्री तो कुछ भी बोल सकती है, चाइना ने डायरेक्टली नहीं बोला कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है और ऑफिशियली चाइना का स्टैंड न्यूट्रल रहा। ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ 2 ही कंट्रीज ने डायरेक्ट सपोर्ट किया, एक अजरबैजान और एक टर्की, और वो दोनों ही कंट्रीज हमारे लिए इतने इफेक्टिव या मैटर जियो पोलिटिकली नहीं है। भारत की एक और विन है कि यूएस और चाइना जो दोनों आपस में लड़ रहे थे, दे हैड टू बी न्यूट्रल, दोनों को न्यूट्रल रहना पड़ा। वैसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर सोल्व हुए हैं, तो मैं इस सीज फायर का बहुत ही वेलकम करता हूँ। आई थिंक इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। एक इमोशनल पॉइंट भी यहाँ पर डाल देता हूँ। अभी बहुत सारे लोग देखो इंदिरा गांधी जी से मोदी जी को कंपेयर कर रहे हैं, ये इमोशनल पॉइंट है, ऐड कर रहा हूँ, आप स्किप कर सकते हो। देखो जब बांग्लादेश बना तो सिचुएशन अलग थी। 1971 यानी कि 1971 की वॉर लड़ी ही इसलिए गई थी कि बांग्लादेश बनाया जा चुका। बांग्लादेश में ऑलरेडी सिविल वॉर चल रहा था, तो उस वॉर का पर्पस था बांग्लादेश बनाना। इंदिरा गांधी ने अमेरिका की चिंता नहीं करी, किसी देश की चिंता नहीं करी, किसी सैंक्शन की चिंता नहीं करी और पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया, क्योंकि उस वॉर का ऑब्जेक्टिव ही ये था। 2025 में जो अभी हुआ ना ऑपरेशन सिंदूर, इसका ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान को तोड़ के 4 राज्य बनाना नहीं था या यूके लेना नहीं था। इस ऑपरेशन का मकसद टेररिस्ट को तबाह करने का था और भारत ने वो अचीव कर लिया। हर एक वॉर, हर एक बैटल, इनके एक ऑब्जेक्टिव होते हैं। वो अचीव होने के बाद अगर आप आगे लड़ते हैं ना, तो आप समझदार नहीं सन की होते हैं, आप डेमोक्रेट नहीं, आप डिक्टेटर होते हैं। मैं इस चीज का भी वेलकम करता हूँ। तो आई होप कि ये सारी चीजें मेरे नज़र से आप लोगों ने देखी और अभी तक अगर रुके हो वीडियो में ये सुन रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के विचार भी शायद ऐसे होंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, एंड आई होप कि इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली मार्केट्स के ऊपर पड़े। अब जल्दी से आप लोग इस डिस्क्लेमर को पढ़ो और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और बिटकॉइन के ऊपर। अब हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के चार्ट के बारे में। तो आप देखोगे डेली चार्ट पर कैंडलस्टिक कुछ अजीब से तरह की ओपन हुई है। लास्ट एक्टिव सेशन के अंदर क्या हुआ था, फ्राइडे को मार्केट गैप डाउन ओपन हुई। ठीक है, हमारा प्लान था कि भाई जनवरी हाई के ऊपर रहेगी तो हम लोग बुलिश रहेंगे, और ये जनवरी हाई आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 24,226 पर। तो हमारा प्लान था मार्केट अगर जनवरी हाई के ऊपर रहता है तो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ऊपर जा सकता है प्रीवियस वीक हाई यानी कि 24,589 को टेस्ट करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, मार्केट सीधा गैप डाउन नीचे ओपन हो गई, तो मतलब कि हमारे नीचे वाले लेवल्स एक्टिवेट हो गए। अब हमारा नीचे की तरफ टारगेट था मार्च हाई का, कि मार्केट अगर नीचे की तरफ जाता है तो 23,870 के आसपास तक जा सकता है। लेकिन मार्केट ओपन ही इतना नीचे हुआ कि शॉर्ट लेने का ऑप्शन तो हमें यहाँ पर नहीं मिल पाया, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली नीचे आ गया। बट हमें ये बात पता थी कि अभी हमें बेरिश की साइड ही देखना है। अब बात करेंगे कि नेक्स्ट यानी कि मंडे को कल मार्केट में क्या होने की संभावना है। आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, डेली चार्ट में इसीलिए लेके चल रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप देखोगे जो ये कैंडल स्टिक है, कुछ इसी तरह की कैंडल स्टिक मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी बनी थी
11 अप्रैल को इस वाली कैंडल स्टिक को अगर आप देखोगे बिल्कुल इसी तरह की कैंडल स्टिक है, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि ये मार्केट जब अप ट्रेंड में था तब बनी है और ये मार्केट जब गिरा है तब बनी है। लेकिन ये बहुत ही अजीब सी कैंडल स्टिक है, क्योंकि मार्केट क्या कर रही है कि मार्केट जो है आप देखोगे पहले तो वो नीचे गिर रही है और नीचे गिरने के बाद ऊपर की तरफ जाके इस तरह की क्लोजिंग कर रही है। बहुत इनडिसाइसिव कैंडल है अगर मैं कैंडल स्टिक के पैटर्न की बात करूं तो। खैर कैंडल स्टिक पर मैं फोकस नहीं करना चाहता, ना ही मैं यूजुअली करता हूं, इसलिए मैं फोकस करूंगा अपने लेवल्स पर, और मेरे लेवल के हिसाब से अभी भी मार्केट मार्च हाई की तरफ बढ़ना चाहिए। इस बीच में हमने क्या ध्यान रखना है कि जनवरी हाई हमारा एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो अगर मैं चार्ट की समझूं यहाँ पर, तो मार्केट जो है अगर आप देखोगे ये जनवरी हाई हमारा रेजिस्टेंस है, और नीचे की तरफ हम सेम टारगेट करेंगे कि आने वाले दिनों में हमें जो है मार्केट या तो डायरेक्टली यहाँ से या इस तरह से आते हुए दिखाई दे, क्योंकि हमारा बेरिश प्लान सिंपल था कि मार्केट जो है मार्च हाई को टेस्ट करने के लिए आए, या फिर आप इस वाले लो को यानी कि जो 25 अप्रैल के आसपास का लो है इसको भी टारगेट कर सकते हो। मार्केट इन दोनों में से कुछ करे, ये हमारे प्लान है, वेरी सिंपल, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखने वाली क्या है कि सीज फायर हुआ है, और सीज फायर के ऊपर अभी मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा है, ठीक है। तो सीज फायर के हिसाब से अगर हम देखें तो कल मार्केट के अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट रह सकते हैं और इनिशियली मार्केट गैप अप आपको दिखाई दे सकता है। तो उस वजह से मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि मैं खुद आपको ये बोल रहा हूँ कि अभी के वक्त पे कोई भी बायस लेके मत चलना, सिर्फ लेवल टू लेवल ट्रेड करना। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, अब न्यूज के हिसाब से देखें तो जब भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो यूजुअली मार्केट डाउन साइड जाती है, ना कि अप साइड। शुरुआत अपसाइड करती है, उसके बाद नीचे चली जाती है, अक्सर मैंने ऐसा होते हुए देखा है। तो उसी नजर से अगर मैं देखूं तो मार्केट कल गैप अप ओपन होकर जनवरी हाई पर रिजेक्शन लेके नीचे गिर सकती है। तो अब न्यूज तो बुलिश है, ठीक है, चार्ट बेरिश है, तो क्या करें? बेस्ट है बायस मत रखो, अपना प्लान करो लेवल टू लेवल। तो जनवरी हाई का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीक का हाई, ये जो प्रीवियस वीक का हाई नहीं रहा, क्योंकि अब ये 2 हफ्ते पुराना हाई हो गया, तो इसलिए मैं इसमें से प्रीवियस वीक हाई हटा दे रहा हूं यहां से। अब आपके लिए 24,589 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मार्च हाई आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, तो आपको इन लेवल को ध्यान रखना है। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारा सेम प्लान था कि मार्केट जब तक ये जो 2 ब्लू लाइन में लेवल्स हैं इसके ऊपर रहेगा तब तक बुलिश रहेंगे, और अगर इन दोनों लेवल के नीचे जाता है तो बेरिश रहेंगे। मार्केट नीचे ओपन हुआ, डायरेक्टली इतना नीचे ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर आया एंड देन पूरी तरह से साइडवेज, ये भी हम लोगों ने लाइव के अंदर डिस्कस किया था। अब क्या करें? अब मार्केट देखोगे आप तो ये वाला लो मैंने जो आपको 53,085 का ऐड करके दिखाया था, इस वाले लो की इंपॉर्टेंस आप लोग को समझनी है। और जो लेवल्स हमने सपोर्ट की तरह कंसीडर करे थे, अब हम उन्हीं को रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक गैप है, तो मार्केट हो सकता है कि इस गैप को फिल करने के लिए ऊपर की तरफ दिखे। अगर मार्केट ऐसा करती है तो आपको पता है कि ये दोनों लेवल यानी कि 54,176 यानी कि 54,176, 53,888 ये आपके लिए रेजिस्टेंस है, नीचे वाला 53,000 का लेवल आपके लिए सपोर्ट है। क्या करती है मार्केट? बायस क्या रखेंगे? सिंपल, अभी कुछ भी नहीं रखेंगे, सेम रीजंस, हम लोग लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। अगर हमारा प्रीवियस एटीएच वापस से रिक्लेम होता है, मार्केट वापस से ऊपर जाने की कोशिश करती है, यानी कुछ इस तरह का रिएक्शन आपको देखने को मिलता है, उस केस में आपके पास 55,036 का ये टारगेट रखा हुआ है, तो आप इसको देखेंगे नीचे की तरफ 53,000 आपका टारगेट रहने वाला है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें, सेंसेक्स के अंदर भी सिमिलर टाइप की कैंडल है जैसे कि हमने निफ्टी 50 में देखी, इसके अंदर भी हम लोग सिमिलर प्लान रखेंगे। सेम, अभी हम लोगों को बेरिश ही रहना है थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों ने बेरिश प्लान कर रखा था, उस लेवल के नीचे मार्केट चल रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग थोड़े से बेरिश ही रहेंगे। हालांकि बायस फिक्स नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं मार्केट बुलिश दिखे तभी भी बेरिश बन के बैठे हुए हैं क्योंकि प्रियांक ने बोला था, ऐसा कुछ नहीं। लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। सेम नीचे की तरफ हमारे पास इसमें लेवल कौन सा है? 78,735 का, जनवरी हाई का 80,000 का रेजिस्टेंस है, और 80,850 हमारे जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो हमारा प्लान था बुलिश रहने का, मार्केट बुलिश गई तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैंने आप लोगों को सबसे पहला और नियर बाई टारगेट जो बताया था, कहाँ बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था लाइव के अंदर। तो ये वाला टारगेट मैंने आप लोगों को रिकमेंड करा था, जो कि है 106 का, इसको मैं लिख के भी दे रहा हूँ आपको, 106,420, तो इसके आसपास का टारगेट है, ये हमारा मेन टारगेट अभी भी रहता है, ठीक है। वीकेंड पर मार्केट यूजुअली साइडवेज रहती है, तो हमारे दोनों दिन लगभग, अभी आज का दिन खास करके काफी ठंडा था, बट ऊपर जाने से पहले अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो मार्केट हो सकता है ये वाली जो ब्लैक कैंडल आपकी बनी हुई है फ्राइडे को, जो बनी थी 9 मई को, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट फ्राइडे को बंद होती हैं, इसलिए ये लो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूं। तो मंडे के दिन हो सकता है प्राइस एक बार पहले इसको टेस्ट करने के लिए आए, तो इसको आपको एज अ सपोर्ट कंसीडर करना है। इसके आसपास के प्राइस एक्शन को ऊपर की तरफ 106 के टारगेट को रखना है। मार्केट 106 के ऊपर कहाँ जाएगी? एटीएच का टारगेट है वही 109 के, उसके बाद ऊपर जाती है तो देखते हैं, तब हमारा 113 के का टारगेट है, उसके ऊपर वैसे 130 के का है, बट अभी उतनी बड़ी प्रेडिक्शन में करना नहीं चाह रहा, हम लोग लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। कल की वीडियो के अंदर भी मैं आप लोगों को ऐसी अपडेट दूंगा, ठीक है। अभी मैं आया हुआ हूँ अपने होम टाउन में, इसलिए वीडियो आपको लैपटॉप से मिल रही है, तो थोड़ी सी बीच में आप लोगों को आजकल मिली भी नहीं, लेकिन मुझे लगा क्योंकि अगले कई महीने तक के लिए मैं आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट लेके आने वाला हूँ अगले हफ्ते में,
नेक्स्ट वीकेंड पर आए, होपफुली वीकेंड से पहले भी आ सकती है, वीकेंड पर आ सकती है। वो अनाउंसमेंट सारी आ जाएंगी जिस अनाउंसमेंट का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है, मुझे भी इंतजार है, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोगों को पता नहीं कि आप एक्साइटेड हो कि नहीं। कुछ 2-3 चीजें तो एटलीस्ट मैं नहीं करने वाला हूँ, शुरू कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, पूरी मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए। तो मुझे लगा थोड़ा सा ब्रेक, पहले एक बार घर से मिलके आते हैं मम्मी पापा लोगों से, एंड देन फिर एक तरफा मेहनत करेंगे। आप लोगों के साथ लगातार वीडियो बनाने का टारगेट है मेरा, तो वो सारी चीजें करने वाला हूँ। तो अनाउंसमेंट के लिए रहना तैयार। बाकी अगर आप लोग डेल्टा पर अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्रिप्टो स्टॉक्स दोनों का, ठीक है। तो उनको चेकआउट जरूर कर लेना, वहां पर सब फ्री ही है, पेड कुछ नहीं है, बस फेक चैनल से बच के रहना। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।